नमस्कार, हम भारत के लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज बात करेंगे भारत के लोगों की, भारत के उन 8 परिवारों की, उन 8 लोगों की जो इस वक्त बेहद मुसीबत में हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। कतर में फंसे 8 भारतीय नौसैनिकों की, जो कि पूर्व नौसैनिक हैं, भारतीय नौसेना से रिटायर हुए अधिकारी हैं। इन 8 व्यक्तियों को, 8 हिंदुस्तानियों को कतर की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये बेहद संवेदनशील मामला है। मेरी रिक्वेस्ट है इस पूरे शो के दौरान उस संवेदनशीलता को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते उन 8 परिवारों के साथ हमारी वजह से या आपकी वजह से कोई भी ज्यादती हो। उनके साथ हमको, पूरे मुल्क को इस वक्त खड़े होने का वक्त है। ये 2 देशों के आपसी संबंधों के बीच की बात भी है। भारत के हाथ में कुछ नहीं है। भारत प्रयास कर सकता है। कतर की जेल में बंद हैं 8 हिंदुस्तानी, 8 भारतीय नौसैनिक, जिनको बचाने की बात की जा रही है। ये भी आपको बताऊं कि जितने ये 8 के 8 नौसैनिक हैं, ये बहुत ही सम्मानित व्यक्ति रहे हैं भारतीय नौसेना में। भारतीय नेवी से रिटायर हुए हैं, डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, और एक को तो प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना की प्रतिष्ठा से सीधे तौर पर यह मामला जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मामला संवेदनशील है। इसको बिल्कुल भी हल्के अंदाज में या ऐसे किसी तरीके से नहीं देखना चाहिए जिससे इन 8 व्यक्तियों की, इन 8 परिवारों की मुसीबत और बढ़ जाए। ये मामला 2 देशों के बीच का है। जैसा कि मैंने बताया, नियम दूसरे देश के लागू हो रहे हैं। दूसरे देश में 8 व्यक्ति पकड़े गए हैं। हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, भारत के विदेश मंत्रालय को अपने प्रयासों से उस सरकार को अपने नियमों को बदल कर, अपने नियमों में चेंजेस लाकर इन 8 व्यक्तियों को छुड़वाना है, जो कि वाकई में एक बहुत कठिन, चुनौतीपूर्ण काम है। सबके नाम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि पूरा किस्सा क्या है, कौन कौन ये 8 व्यक्ति हैं, 8 नौसैनिक हैं, जिनकी वजह से आज हम भारत के लोग में इन भारतवासियों की बात कर रहे हैं। पहला नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल का। बारी बारी से वो नाम स्क्रीन पर आपके सामने आएंगे। आप ये देखिए, भारत से कई मील दूर कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। 7 अधिकारी हैं और एक नौसेना का सेलर है जिसका नाम रागेश है। 8 व्यक्तियों को कतर सरकार ने अपने यहाँ पकड़ा हुआ है। क्या मामला है, क्यों पकड़ा है, क्यों सजाए मौत दी गई है, ये कोई भी जानकारी कतर की अथॉरिटीज़ ने औपचारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की है। पूरा मामला क्या है, टाइमलाइन क्या है, क्या कुछ हुआ, पहले वो आपको बता देते हैं। सजाए मौत का फैसला तो कल हुआ है। दरअसल 30 अगस्त 2022, यानी पिछले साल अगस्त की बात है, गिरफ्तारी होती है इन 8 व्यक्तियों की। 8 क्या, 9 लोग गिरफ्तार होते हैं, जिसमें 8 हिंदुस्तानी थे और एक ओमान का निवासी था। इन 8 को एकांत कारावास में रखा जाता है, सबसे दूर रखा जाता है। 30 सितंबर को गिरफ्तारी होती है और सितंबर के मिड तक, यानी 15-16 दिनों तक भारतीय उच्चायोग को जानकारी नहीं दी जाती है। पहली बार जानकारी 15-16 सितंबर को दी गई, यानी भारतीय उच्चायोग से छुपाकर कतर सरकार ने रखा। 30 सितंबर यानी 1 महीने के बाद परिजनों को पता चलता है कि गिरफ्तारी हुई है। कतर की जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ये 8 व्यक्ति हैं, 8 नौसैनिक हैं। 29 मार्च को, यानी करीब 8 महीने के बाद, गिरफ्तारी अगस्त में होती है और मार्च में 29 तारीख को ट्रायल शुरू होता है, मुकदमा शुरू होता है। 8 महीने तक ऐसे ही जेल में रहते हैं। और फिर रिपीट कर रहा हूं, क्यों जेल में है नहीं बताया गया है। 26 अक्टूबर 2023 यानी परसों इन 8 सैनिकों को मौत की सजा कतर की एक निचली अदालत सुना देती है। क्या मामला है, क्यों सजा सुनाई गई, वो भी एक्सट्रीम सजा, ये अब तक क्लियर नहीं है। जैसे ये सजा हुई उसके बाद भारतीय सरकार, भारतीय विदेश मंत्रालय एक्टिव हुआ। MEA ने एक बयान जारी कर इस पूरे मामले पर अपनी औपचारिक तौर पर प्रतिक्रिया दी है। यही भारत सरकार का इस वक्त तक का औपचारिक स्टैंड है। वो बयान मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हम मौत की सजा के फैसले से काफ़ी हैरान हैं और विस्तार में पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम इस मामले को बहुत अहमियत दे रहे हैं और काफ़ी करीबी से इसे देख भी रहे हैं। हम हर तरह की कानूनी सहायता देते रहेंगे। हम कतर की सरकार के साथ भी इस फैसले को उठाएंगे। इस मामले की गोपनीय प्रकृति को देखते हुए अभी इस मौके पर कोई और टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं,
8 परिवारों की बात है, 8 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 8 लोगों के बारे में आपको हम बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करें। अब आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या था, क्यों 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई और पीछे की कहानी क्या है। जो आगे निचली अदालत है, जिसको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांसेस कहा जाता है, उसका ये फैसला था। ये 8 एक प्राइवेट फर्म है कतर की, अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे थे। ये इटली की पनडुब्बी है मिजेट, उसको बनाने के काम से ये लोग जुड़े हुए थे। संवेदनशील प्रोजेक्ट है ये पनडुब्बी, ये जो सबमरीन है, ये कतर की नेवी में इसको शामिल किया जाना था। खबरों के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, ये इल्ज़ाम इन 8 लोगों पे लगा है कि शायद ये स्पिनॉच कर रहे थे, स्पाइंग कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। औपचारिक तौर पर कतर सरकार ने कुछ नहीं कहा है। अब ये खबर भी सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का इसमें एक रोल हो सकता है, भारतीयों को फंसाने का एक साजिश हो सकती है। उस पर भी आगे जाके मैं बात करूंगा। दहरा ग्लोबल के CEO रहे हैं खामिस अल आज़मी, भी इस मामले में आरोपी रहे, जिनको बाद में रिहा कर दिया गया। ये भी गिरफ्तार हुए थे। इनको नवंबर में आते आते गिरफ्तार कर दिया गया, माफ करिएगा, गिरफ्तारी से रिहा कर दिया गया। कतर इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशंस के प्रमुख भी इस मामले में आरोपी हैं। यानी कतर को ये शक है कि इन लोगों ने कुछ गलत काम किया और इसीलिए उनको पकड़ा, और फिर न सिर्फ पकड़ा बल्कि अब फांसी की सज़ा सुना दी गई है। हालांकि फांसी की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। क्या क्या मामले हो सकते हैं, क्यों ये गिरफ्तारी हुई, ये भी आप ज़रूर जानना चाहेंगे। हम भी बहुत जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या जुर्म है कि फांसी की सज़ा हो सकी। जानकारी ये मिल रही है, पहली बात तो वही कि पाकिस्तान की कोई साजिश है क्या। ISI ने कतर से अपने रिश्तों का फ़ायदा उठाकर क्या भारतीयों को वहाँ फंसवा दिया, भारतीयों पर जासूसी का आरोप लगवाया। क्या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और दूसरी बड़ी वजह जो हो सकती है, जिसके बारे में अटकलें हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, वो ये कि कोई कारोबारी रंजिश है। ये जो कंपनी है जिसके लिए काम कर रहे थे, उसकी कोई रंजिश है, कोई कंपटीशन कंपनी थी, उसने रंजिश के चलते अल दहरा के लिए काम करने वाले इन 8 व्यक्तियों को फंसा दिया ताकि इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीना जा सके। क्या ये बिजनेस राइवलरी के चलते ये सब हुआ है, इस पर भी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बातें की गई हैं। भारत सरकार इस पर भी नज़र रखी हुई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, क्योंकि ISI के रोल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, हमने एक्सपर्ट है इस मामले के जानकार हैं, उनसे पूछा है कि क्या कूटनीति के खेल में इतनी बड़ी साजिशें हो सकती हैं, या ISI के रोल की जो बात है सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है एक्सपर्ट का। से इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि जो ISI है वो जाधव को लेकर के भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो अपील दायर की थी और हक में फैसला हुआ और जाधव की मौत की सज़ा पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगाई। इससे यकीनी तौर पे ISI और पाकिस्तानी सेना जो है वो तिलमिलाई होगी और उसे एक मौका नज़र आया होगा। कतर में 8-9 सैनिक भारतीय अधिकारी जो पकड़ाए हैं, माना जा रहा है कि जासूसी की सज़ा में, हालांकि आधिकारिक तौर पर कुवैत की सरकार ने इसका कोई खुलासा नहीं किया है कि किस मामले में उनको सज़ा सुनाई गई है, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसी खबर आई थी कि इजराइल को लेकर के कुछ इनपुट दिया था ऐसा। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं कि इन 8 व्यक्तियों को बचाया जा सके। पहला विकल्प तो ये कि कतर न्यायपालिका में वो अपील कर सकते हैं, यानी हायर कोर्ट में जा सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। अतः कतर में प्राथमिक अदालत के अलावा अपील अदालत भी होती है। कतर के नियमों के मुताबिक सजाए मौत निचली या प्राथमिक अदालत में दी गई है। सजाए मौत पर भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून की दलील दे सकता है। भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कानून का सहारा ले सकता है और कतर के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ ICJ में जा सकता है। नागरिक अधिकार पर वैश्विक कानून सामान्य मामलों में सजाए मौत पर पाबंदी लगाता है, यानी सामान्य मामलों पर पाबंदी नहीं हो सकती और अब तक मामला क्या है ये बताया ही नहीं गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहते हैं कि मौत की सजा बेहद विशेष मामलों में दी जाएगी और कतर ने सजा क्यों दी है अब तक हम सबको नहीं पता है। भारत सरकार कतर पर राजनयिक दबाव डालने की भी कोशिश कर रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र में मृत्यु दंड का मुद्दा उठाएगा। भारत मानवाधिकार गुटों के जरिए दबाव बनाएगा ताकि कतर से अपने 8 डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर्स को बचा के लाया जा सके। मेरे साथ पूर्व राजदूत प्रभुदयाल जी जुड़ रहे हैं, एक क्विक रिएक्शन उनसे लेते हैं। हमारे साथ लाइव हैं प्रभुदयाल जी, कितनी उम्मीद है भारत को इस कामयाबी मिलने की? देखिए, भारत सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा
इन 8 रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स को रिहा करने के लिए। ये आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। देखिए, जैसा आपने खुद कहा, कोर्ट ऑफ अपील में जाना होगा। उसके अलावा हमको अमीर से पार्डन के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। सबसे पहला जो हमको कदम उठाना है वो इन 8 लोगों से मिलना है, जिसको कहते हैं कॉन्सुलर एक्सेस। हमको ये कतर सरकार से रिक्वेस्ट करनी है कि हम इन लोगों से जल्द मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनका मनोबल इतना गिर गया होगा कि बहुत जरूरी है कि इनको आश्वासन दिया जाए कि भारत सरकार इनको रिहा कराने के लिए हर कदम उठाएगी। प्रभुदयाल जी, एक रिएक्शन और लूंगा एक छोटी सी बात पे। मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है, लेकिन रीजन नहीं बताया गया है। क्या अक्यूज को, उनकी फैमिली को पता नहीं होना चाहिए कि किस गुनाह में, किस लिए इनको गिरफ्तार किया गया है? जी, बिल्कुल जरूरी है कि उनको बताया जाए कि आप पे क्या इल्जाम है, और उनकी फैमिलीज को बताया जाए साथ साथ, क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं। भारत के जो वहां पर उच्चायुक्त है, जो हमारी एम्बेसी है, उनको बताना जरूरी है कि देखिए आपके ये नागरिक हैं, इनको हमने इसलिए गिरफ्तार किया है। कभी बताया नहीं गया, एकदम से बिल्कुल उनको जो अब सजाए मौत सुना दी गई, जो बहुत ही अचंभे की बात है। तो देखिए, कोर्ट ऑफ अपील पे जाने की बहुत आवश्यकता है, और वो खर्चा शायद वो नहीं उठा सकते। भारत सरकार को ये खर्चा उठाना होगा, और उन सब के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन लॉयर चुनना होगा, जो उनके, जो हमारे 8 गिरफ्तार लोग हैं, उनकी पैरवी कर सके। अब देखिए प्रभुदयाल जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे वक्त की उसको ध्यान में रखते हुए, और वो ये, भारत को अपील में जाना होगा, कोर्ट में जाके मदद लेनी होगी। भारत और कतर के आपस में संबंध आपके हिसाब से आज की तारीख में कैसे हैं? क्या सीधे लेवल पर, टॉप लेवल पर बात की जाए तो क्या कतर की हुकूमत सुनेगी हमारी बात? देखिए, रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन कतर का ये जो फैसला है, जो उनकी कोर्ट ने फैसला लिया है, इससे हमारे संबंधों को जरूर नुकसान पहुंचेगा, और हमको कतर की सरकार को ये बताना होगा टॉप लेवल पे, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो हम रीच कर सकते हैं कतर गवर्नमेंट को। हमको ये उनसे मैटर टेकअप करना होगा कि आप हमें पहले तो बताइए कि इन लोगों पे क्या आरोप है और क्यों इनको ऐसी सजाए मौत दी गई। उसके अलावा हमको पूरी कोशिश करनी होगी कि इन 8 के 8 लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और वापस इंडिया लाया जाए। एक चीज और जानना चाहेंगे प्रभुदयाल जी, जो प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो दिख रहा है, इजराइल हमास लड़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है। भारत ने 7 अक्टूबर के हमले पर हमास ने जो किया इजराइल में जाके, उसको आतंकी हमला करार दिया। हमास और कतर आपस में दोस्त हैं। हमास, कतर और इस्लामिक कंट्रीज आपस में दोस्त हैं। भारत के बारे में ये पोर्ट्रे किया जाता है कि वो इजराइल के ज़्यादा करीब हो गया है। मैं इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक राजनयिक की तरह, कि क्या ये प्रेजेंट सिनेरियो इन 8 लोगों की रिहाई में मुश्किलें खड़ी कर सकता है क्या? देखिए, कतर जो है वो हमास का सपोर्टर है, और कतर के जो संबंध है ईरान के साथ भी बहुत नजदीक है। तो क्योंकि कतर को लग रहा है, ईरान को यह लग रहा है कि भारत जो है उसने हमास के जो आतंकवादी हमले की निंदा की है। देखिए, हमने ये नहीं कहा है कि हम हमास के अगेंस्ट है या हम प्रो इजराइल है। सिर्फ हमास को हमने अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित किया है हिंदुस्तान ने। देखिए, लेकिन जो एक्ट था, जो उन्होंने अटैक किया 7 अक्टूबर को, उसको तो हमने साफ साफ कहा कि ये टेररिस्ट अटैक है। हाँ, वो तो पूरी दुनिया ने कहा लगभग करते हैं, और इस मामले में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो क्योंकि कतर की सरकार हमारे के सब सपोर्टर है, उसको हो सकता है ये लगा हो कि देखिए जो इंडिया है वो हमास के खिलाफ है। हालांकि हमने हर तरफ से कहा है कि भाई हम फलस्तीनियों के अधिकारों को हमेशा से सपोर्ट करते हो, करते आएंगे, लेकिन किसी भी तरह की जो अटकल होगी उसको हमको हटाना होगा, जो भी अड़चन होगी उसको हटाना होगा, और पूरी तरह से कोशिश करनी होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है प्रभुदयाल जी। मेरे पास वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस।
कुल मिलाकर भारत सरकार को टॉप लेवल पर चीज़ों को लेके जाना होगा और प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉप मोस्ट लेवल पर ये बातचीत हो, ताकि 8 जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स हैं इनको सुरक्षित वापस हम भारत ला सकें। भारत सरकार की भूमिका पर इसमें सबसे अधिक निगाहें रहने वाली हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार वीडियो ऑफ द डे भी है, ज़रूर रहिएगा। तुरंत लौट के आते हैं। और अब आ रही है वीडियो ऑफ द डे की। आज वीडियो ऑफ द डे में बहुत ही मधुर और अति आपको खुश करने वाली तस्वीरें हैं। दोस्ती धर्म जाति धन दौलत ही नहीं बल्कि नस्ल भी नहीं देखती। आज के वीडियो ऑफ द डे में आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं। इसी बात की ये मिसाल है। दोस्ती एक गार्ड और उसके एक पालतू कुत्ते की ऐसी कि एक पल भी दोनों नहीं अलग रहते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, खाते पीते चलते, हर वक्त ये पेट, ये पालतू कुत्ता और ये उनके साथ उन शख्स हमेशा साथ समय बिताते हैं। जब कहीं जाएंगे तो बाकायदा साइकिल पे अपने साथ उसको लेके जाते हैं। इंसान और जानवर की ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। इस दोस्ती को किसी की नजर न लगे। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। फिर मुलाकात होगी अब आपसे सोमवार को।